ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। हम चर्चा कर रहे हैं कल जो घोषित किए गए कृषकों और थड़ी ठेले वालों के लिए राहत पैकेज के उसके ऊपर। तो आपको बता दें कि इस पूरी चर्चा में हमारे साथ लगातार रमेश पुरोहित जयपुर राजस्थान से बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा, शेखर आनंद त्रिवेदी विशेष संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले शेखर और रमेश पुरोहित जी से हमारी बात चल रही थी कि किस प्रकार से ये जो पैकेज है ये वाकई में कैसे राहत पहुंचा पाएगा श्रमिकों को, कृषकों को और थड़ी ठेले वालों को। शेखर ने एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया कि आत्मनिर्भर भारत बनो अभियान तभी सार्थक हो पाएगा जब कोई अमीर व्यक्ति नहीं या बड़ा उद्यमी नहीं बल्कि गांव का वो गरीब श्रमिक जो अपने गृह राज्य वापस लौट आया वो उठ के खड़ा हो और वो बोले कि मैं लोन लेने जा रहा हूं और मैं अब आत्मनिर्भर बनूंगा, फिर वो भले ही कोई सा भी व्यवसाय करे। चंद्रसेन जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से शेखर ने भी उदाहरण दिया और रमेश पुरोहित जी ने भी कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी की हम बात कर रहे थे, कल भी हमने इस पर बात करी है कि घोषणाएं कर दी जाती हैं, योजनाएं बना दी जाती हैं, और शेखर की भी बात को आगे बढ़ाते हैं कि पॉजिटिव हमेशा देखना चाहिए, नेगेटिव के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त पॉजिटिविटी का है और सार्थक परिणाम भी इसके तभी आएंगे। लेकिन जहां तक बात ब्यूरोक्रेसी की अगर करें तो घोषणाएं तमाम है, चुनावों के समय भी होती हैं, चुनावों से पहले भी होती हैं, और जब सरकार चलती है तमाम विपक्ष जब आरोप लगाते हैं उस समय भी कई घोषणाएं की जाती हैं। लेकिन उस व्यक्ति तक ये योजना का लाभ पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? चंद्रसेन जी। उमंग, मैं आपकी सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, इसके बारे में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रवासी मजदूरों पर दिल्ली का हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है और दिल्ली सरकार से और रेलवे को ये निर्देश दिया है कि जो प्रवासी मजदूर हो उनको घर पहुंचाएं, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दें और ये निश्चित करें कि कोई भी मजदूर पैदल घर न जाए। ये हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट की बहुत बड़ी पहल है। इससे काफी लाभ मिलेगा दिल्ली सरकार और रेलवे के लिए भी। हालांकि कल ही रेलवे मिनिस्टर ने ये बोला था कि साहब हमें अपनी रेलवे को चालू करने के लिए राज्य सरकारों से भी इजाजत लेनी पड़ती है, और ममता सरकार ने सिर्फ 9 ट्रेन की इजाजत दी है, बाकी इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की भी काफी सराहना की कि वहां से काफी सहयोग मिला है। और मैं आपको बता दूं, जैसे जो आपका सवाल है, जो जैसे ही कि ये पैसा कैसे तक पहुंचेगा, उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी पहल करी। 57,000 उद्यमियों को कल उन्होंने 2,000 करोड़ रुपए तुरंत बांट दिए जब सेकंड किस्त आई, और जैसे ही दूसरी किस्त का सबसे बड़ा दिन था कल प्रवासी मजदूरों के लिए। देखिए, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो कामगार हैं, प्रवासी कामगार हैं, ये बाहर पहले क्यों गए और वापस क्यों आ रहे हैं। सिर्फ उसके पीछे एक ही कारण था, वो था भूख। अगर भूख ना होती तो न बाहर जाते और न इस तरीके से सड़कों पे निकलते, न बैल की जगह वो खुद लेते, न ट्रॉली बैग के बच्चों को लाते, ना उनके पैरों में छाले पड़ते, और ये जो 38 से 40 डिग्री का जो टेम्परेचर है इसमें नंगे पैर न निकलते, सिर्फ भूख के कारण थी। उस भूख को शांत करने के लिए कल सरकार ने दूसरी किस्त अदा की, और प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट करके कहा कि ये घोषणा हमारे किसानों और प्रवासी कामगार को विशेष रूप से लाभ पहुंचाने के लिए है। मोटी मोटी 3 चीजें समझ में आती। जो सबसे बड़ा कल का फैसला हुआ है वो ये कहा गया कि देश में 1 नेशन और 1 राशन होगा। ये सबसे बड़ा राहत देने का काम इन कामगारों का है। मैं प्रवासी मजदूर इसलिए नहीं कहता हूं, मैं कामगार कहता हूं, उसमें कई वर्ग शामिल होते हैं, और कि वो जहां पर भी हैं उनको वहां पर उस राशन कार्ड से उनको वहीं पर खाना मिलना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा जिनके पास अपना आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, परिचय पत्र नहीं है, उनको भी सस्ता खाना मिलना चाहिए, उनको भी उस चीज की व्यवस्था करी गई है। और ये भी कहा गया है कि इसको जल्दी से जल्दी 2021 तक इस चीजों को पूरा कर लें। दूसरा, मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को बहुत बड़ी राहत दी गई है, और ये भी कहा गया है कि अगले 2 महीने तक 5 किलो का अनाज, उसमें गेहूं और चावल होंगे, प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। और ये इसको 3,500 करोड़ रुपए के आसपास इसमें खर्च होगा। देखिए, छोटे और सीमांत किसानों को तत्काल 30,000 करोड़ का कर्ज मिलेगा, ये भी कहा गया है, और लगभग 2.5 करोड़ अतिरिक्त किसान को शीघ्र मिलेगा और किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिलेगा। देखिए, राशन कार्ड का जो फैसला है वो सबसे बड़ा फैसला है, क्योंकि अभी तक राशन कार्ड वही काम करता था जहाँ के वो स्थानीय निवासी होते थे, या जहाँ का राशन कार्ड होता था। लेकिन अब उनके हाथ में एक ऐसी चीज है, वो जिस जगह पे है, जहाँ पर भी है, उस राशन कार्ड के जरिए वो अपने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेते हैं। पूरे देश के सामने जो आज पैनिक की स्थिति है वो यही है इन मजदूरों के सामने, वो है भूख। अगर वो 2 टाइम की भूख सबसे पहले शांत की जाए
फिर उसके बाद उनको उस तरह का पैकेज दिए जाए। जैसे सबसे बड़ा पैकेज रेहड़ी मजदूरों के लिए दिया प्रधानमंत्री ने, या उन लोगों के लिए दिया कि जो दुकानें लगाएंगे उनको तत्काल रूप से 10,000 रुपए का कर्ज मिलेगा, जिससे अपनी वो दुकानों की शुरुआत कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार लगभग 5,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी। उमंग जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि घोषणाएं जो है वो अमली जामा जब उनको पहनाया जाएगा तब तक न जाने कितने मजदूर, कल सुबह की जो घटना हमारे सामने आई थी, सड़क पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया अलग अलग दुर्घटनाओं में। खैर, अब सवाल ये उठता है, जैसा कि आपने सुप्रीम कोर्ट का आपने जिक्र किया कि अब कोर्ट ने भी सरकारों को आदेश दिए कि ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर पैदल ना चले। आपको ध्यान होगा चंद्रसेन जी की खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने तमाम सरकार जो अधिकारी हैं उनको यह आदेश दिया था कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर पैदल ना चले। लेकिन अब कोर्ट को दखल कर देनी पड़ी है, तो इससे ये चीज साफ जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं जो हमारा प्रशासनिक अमला है वो लापरवाह है, और उसे इस संकट के दौर में भी दूसरे जो लोग हैं जिनकी चिंता करनी चाहिए उनकी चिंता वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे चंद्रसेन जी? आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन तब वक्त दूसरा था कि जब सरकारी पैसा लोगों की जेब तक नहीं पहुंचता था। आज की तारीख में सरकार और सिस्टम इतना मजबूत है कि हर एक आदमी की जवाबदेही है, और उसका सीधे सीधे एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में जब कल वित्त मंत्री ने अपने भाषण में जो पैकेजेस की बात करी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 57,000 उद्यमियों को 2,000 करोड़ रुपए का लोन तुरंत करा दिया, उनके अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया गया है। और आज देखिए, ये सिर्फ देश की नहीं, पूरे विश्व की चिंता है। और एक बड़ी खबर ये आई कि सोशल प्रोटेक्शन के तहत विश्व बैंक ने $1 अरब यानी लगभग 7,500 करोड़ रुपए का सोशल प्रोटेक्शन पैकेज दिया है। यानी पूरा विश्व इस कोरोना महामारी के खिलाफ है, और हर जगह यही जंग चल रही है कि किसी भी तरीके से इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जाए। और उमंग, मैं आपको बता दूं, जो अभी की जो रिपोर्ट है वो आंकड़ा 82,000 का हो चुका है। आज 4,000 लोगों की संख्या आज की तारीख में बढ़ी हुई है, और ये 82,000 लोग संक्रमित हो गए। तो इसका मतलब ये है कि किस तेजी से संक्रमण हम लोगों को आपस में घसीट रहा है, और पूरी देश और दुनिया सिर्फ एक ही मुहिम पे है किस तरीके से इस संक्रमण पे कंट्रोल किया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा संकट है कि 2 वक्त की रोजी रोटी का जुगाड़ हो। तीसरा बड़ा सबसे संकट है कि किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे, और सबसे पहले वो नीचे से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। जो दूसरी कल वित्त मंत्री की आई है उसमें साफ से उन लोगों के लिए किया गया, प्रवासी मजदूरों की बात हुई है, किसानों की बात हुई है, ये छोटे दुकानदार जो है उनकी बात हुई है, क्योंकि सबसे पैनिक स्थिति उमंग वहीं पर है। क्योंकि जो परसों की पहली किस्त थी उसमें सबके लिए वो घोषणा की गई थी कि भाई जो सर्विस क्लास जो आदमी है उसके लिए बात करी गई थी, जो कंपनियां चलती हैं उनके लिए बात करी गई थी। लेकिन आज जो सबसे बड़ी स्थिति आज की जो किस्त है जो आज मालूम हुई है वो ये थी कि वो प्रवासी मजदूर, कामगार और जो डेली जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था। उसके लिए एक बहुत अच्छी पहल है, और राज्य की सरकारें इस पर काम भी कर रही हैं। उमंग जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा कि सरकारें इस पर काम भी कर रही हैं। खैर, हमारे साथ में हिमांशु विजय जुड़ चुके हैं जो कि सीए। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी हिमांशु जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी हिमांशु विजय जी हमारे साथ में जुड़े हुए। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। सबको नमस्कार मेरी तरफ से। जी हिमांशु जी, जिस प्रकार से हम अब बात कर रहे हैं कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो ऐलान किए हैं वो कृषि सेक्टर के लिए किए, थड़ी ठेरे वालों के लिए किए, और सबसे बड़ी बात एक हाउसिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी इस मंदी का असर देखा जा सकता है जो कि कोरोना महामारी के दौरान आई है। तो हाउसिंग सेक्टर के लिए जो घोषणाएं करी हैं, क्या लगता है आपको कि कितना ये कारगर सिद्ध होगा इस कोरोना कालखंड में? देखो, जो हाउसिंग सेक्टर था वो पहले से मंदी में था, क्योंकि लोगों की बात अभी और मंदी में आ गया, जिससे कि लोगों की नौकरियां जा रही थी, किस्त चुकाने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी उससे ये एक फायदा हुआ है कि जो CLSS की स्कीम थी, कैपिटल लिंक सब्सिडी स्कीम, जो मार्च 20 पे खत्म हो रही थी, गवर्नमेंट ने इसको मार्च 21 तक बढ़ा दिया है जी। तो इससे 2.5 लाख जो मिडिल इनकम फैमिलीज हैं जिनकी आय 6 से 18 लाख तक है उनको फायदा मिलेगा। इस फंड में 70,000 करोड़ की जो सरकार सहायता देगी, और
ये नहीं कि रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा मिलेगा, इससे और सेक्टर्स में जैसे स्टील फैक्ट्री है, स्टील प्लांट्स है, सीमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, और हर जगह जॉब और ये उत्पन्न होगी, तो इससे चौतरफा फायदा होगा इससे। बिल्कुल हिमांशु जी, और दूसरी अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री के पहले दिन की घोषणा, दूसरे दिन की घोषणा, इन तमाम घोषणाओं में जिन जिन सेक्टर को राहत देने की बात करी गई है, भले ही वो छोटे उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, किसान हो, स्ट्रीट वेंडर्स हो, या फिर एक मध्यम आय वर्ग के लोग, क्योंकि आप सीए तो ये जो कैलकुलेशंस जो वित्त मंत्रालय की तरफ से की गई है, क्या आपको लगता है कि ये इतना काफी है कोरोना महामारी के इस दौर में, जब कई लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, कई लोगों के उद्योग धंधे बंद हो गए हैं? के पास जितना बजट है उससे भी उन्होंने आगे करा। जो अपना वित्तीय घाटा होता है जी, वो जो 3.5% के आसपास रहता है, उसको भी अब इस पैकेज टोटल जो पैकेज है 20 लाख करोड़ का जी, अगर उससे ये बढ़ेगा ये वित्तीय घाटा, तो सरकार की अगर इतना घाटा लेने के बाद, ये पहले जनता की सोच रही है, क्योंकि अगर घाटा बढ़ता है, वित्तीय घाटा बढ़ता है, तो देश की जो रेटिंग होती है वो कम होती है। लेकिन अभी मतलब पहले जान इम्पोर्टेंट है, इसलिए सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है अलग अलग स्टेजेस में दिया। पहले आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ाई, फिर किसानों के लिए करा, गरीबों के लिए करा 1,70,000 करोड़ का पैकेज। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो पहले पार्ट 1 में एमएसएमई सेक्टर में लिक्विडिटी बढ़ाई, लोन्स बढ़ाए, अब पार्ट 2 में जो कल निर्मला सीतारमन ने बोला, ये इन्होंने बहुत सोचा समझा प्लानिंग से बढ़ाया, हर सेक्टर को थोड़ा थोड़ा देके, और ये स्ट्रेटेजिक है कि ये नहीं कि स्ट्रक्चरल चेंज है कि आज पैसा दे दो और आज खा के खत्म कर दो। कि आगे हर सेक्टर को बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, डिजिटाइजेशन के लिए हर सेक्टर में, उसके लिए फंड दिया है। तो इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म तो रहेगा ही, और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रहेगा भारत के लिए। बिल्कुल हिमांशु जी, आपने सही कहा कि लॉन्ग टर्म जो इसका इम्पैक्ट रहेगा वो भारत की आने वाली जो अर्थव्यवस्था की जो हालात होगी, जिसको हमें तेजी से आगे ले जाना, उसके लिए काफी फायदेमंद सिद्ध होगा। खैर हिमांशु जी, आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर राजस्थान में रमेश पुरोहित जी की और हम रुक करते हैं। रमेश जी, जिस प्रकार से अभी आपने सभी की आपने बातें सुनी, और जिस प्रकार से हिमांशु जी ने भी कहा कि जो घोषणाएं वित्त मंत्री ने करी हैं उसके शॉर्ट टर्म तो फायदे हैं ही, साथ ही साथ इसका जो ज्यादा फायदा है वो लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे रमेश जी? आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात की जा रही है, ईंधन और स्वदेशी अपनाओ, स्वरोजगार को अपनाओ, तो इस दिशा में ये जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है जिसकी किस्तों में जारी हो रही है, एमएसएमई सेक्टर को भी मिला है, और जो है किसानों और जो छोटे जो जिसकी हम बात करते हैं असंगठित मजदूरों के कल्याण के लिए, सोशल जो क्या कहना चाहिए इसको, कल्याण की बात, सामाजिक सुरक्षा है जो सबसे जो है बड़ी चुनौती के रूप में रहती है किसी भी सरकार के सामने। लिहाजा सबसे पहले अगर असंगठित कामगारों के लिए एक तो खाने की व्यवस्था हो जाए और दूसरा कि रहने की व्यवस्था हो जाए, तो वो मजदूर जो अन्य राज्यों में जाकर के अपने जो है दैनिक गुजारा करते हैं, परिवार का पेट पालते हैं, उनके लिए जो दो सबसे बड़ी जो समस्या जो चुनौतियां होती है वो एक तो खाने पीने की होती है और दूसरा उनके रहने के लिए। क्यों कि रहने के लिए भी वो किराए के मकानों में रहता है, किराया ज़्यादा होता है, और जो है खाने पीने के लिए तो जो एक राशन कार्ड किया है कि एक देश एक राशन कार्ड, वह उस दिशा में एक बड़ा कदम है। दूसरा कि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूरों की जब हम बात कर रहे हैं, और सुन भी रहा था मैं सबसे, तो आपको स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता, इन दो चीज़ों के लिए कि वो लोग जो अन्य राज्यों में जाकर के जिन्होंने काम कर रहे थे और वो अपने अपने प्रदेशों में वापस आए हैं, तो सरकार की पहली प्राथमिकता यह है कि लोन की जब बात कर रहा था, मैं सुन रहा था, तो उसमें कि लोन उन लोगों को मिलना चाहिए कि वो लोग जो वास्तव में उन फैक्ट्रियों में काम करता है, जिनको इस चीज़ का अनुभव है, जिनको उस उत्पादन का अनुभव है, ज्ञान है उनको, और उन्होंने काम किया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं पहली बार जब अभी शुरुआत में भी यही कह रहा था कि ज़रूरतमंद व्यक्ति को जो है अगर वो लोन मिल जाए तो ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वह सही मायने में सफल तभी होगा। हालांकि लीकेजेस की बात हो रही है, नकारात्मक बात नहीं करता है, हमेशा सकारात्मक और पॉजिटिव जो एक सोच होती है और उसके अनुसार, मंशा के अनुसार अगर काम किया जाए तो निश्चित रूप से ये जो कोरोना काल के दौरान जो एक विपदा हमारे सामने उभर करके आई है, उसमें भारत जो है प्रमुखता के साथ में, मजबूती
के साथ में आता है। बिल्कुल आपने रमेश जी बिल्कुल सही कहा कि अगर प्रमुख तौर पर इन सभी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन अगर हो सकेगा तो निश्चित तौर पर भारत जो अब इस अर्थव्यवस्था की लड़ाई से जूझ रहा है, और ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, लेकिन जिस प्रकार से भारत की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, विश्व संगठन भारत की तारीफ कर रहे हैं, अगर सही मायनों में इन योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो गया तो वो दिन दूर नहीं कि ना सिर्फ हम कोरोना से आगे निकलेंगे बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौट आएगी। शेखर आपके पास आना चाहूंगा, हालांकि समय बहुत कम है, जाते जाते एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे शेखर। बिल्कुल उमंग, जिस तरीके से सभी एक्सपर्ट्स ने अपनी बात रखी है और ये बताया है कि ये समय ऐसा है जब आपको उठना है और अपनी चीज़ों को, अपनी एक्सपर्टीज को, अपने हौसले को सामने रखते हुए और आगे बढ़ना। ये एक ऐसा मौका है जब हमें ये देखने से आगे बढ़ना होगा। देखिए अंबानी भी, धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे जी। उस काम को उन्होंने सीखा था, समझा था और उनको लगा कि वो जो काम उस फैक्ट्री में या उस पंप पर कर रहे हैं उससे बेहतर कर सकते हैं। वो हिंदुस्तान वापस आते हैं और यहां पर अपनी चीजों को जो आज खड़ा करते हैं उसे रिलायंस के नाम से जाना जाता है। तो ये मत सोचिए कि किसी दिन कोई अचानक कोई पंख लगा हुआ आदमी दिखाई देगा और वही हमारा असली हीरो होगा ना। नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले, जब पिछली सरकार थी, जो पार्ट 1 थी मोदी सरकार, उसमें आदर्श ग्राम योजना शुरू की थी। मैं केवल उन विधायकों और सांसदों पर आखिर में ये चोट करते हुए जाना चाह रहा हूं इस चर्चा में जिन्होंने उस आदर्श ग्राम योजना की बात को समझा नहीं। अगर अपने गृह क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र को छोड़ करके उन्होंने कोई और गांव गोद लिया होता और उस गांव के लोगों को जागरूक किया होता तो आज ये लोन क्यों मिल रहा है, ये लोन कैसे दिया जाए, ये किसको दिया जाए, कैसे वापसी होगी, ये सारे सवाल निर्मूल हो जाते। कोई मतलब न रहता इन सवालों को, क्योंकि जो हमारे विधायक और सांसद हैं, जनता उन पर भरोसा करके उनको पार्लियामेंट में और विधानसभा में भेजती है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो सरकार की योजनाओं को आखिरी आदमी तक पहुंचाएं, बताएं उसको कि भैया तुम ये काम कर लो, तुम ये काम करते हो, इसमें आगे बढ़ जाओ। लेकिन वो सांसदों और विधायकों ने किया नहीं। वो किया होता तो वो आज भगवान बनकर के सामने खड़े होते। और हमारे देश की जनता नहीं गलत है, पब्लिक होम लोन लेती है, बड़ी मजबूरी होती होगी उस आदमी की जो होम लोन ना चुकाता हो। इसलिए हिंदुस्तान के आम जनता को कोई चोर ना कहे, वो कतई ये ना सोचे कि ये लोन वापस कैसे होगा। वो हिंदुस्तान की 100 करोड़ में 99% जनता पैसा वापस करती है। वो विजय माल्या ही चोर निकलता है, वो चोर निकलता है जो अपने पद का, पैसे का और अपने जगहों पर बैठे हुए लोगों का, पूरी पार्टी को, पूरे देश को हाईजैक करने का काम करता है और यह सोचता है कि हम किस तरीके से लूटो खाओ। इस लूटो खाओ से अगर बाहर निकल गया हिंदुस्तान, खड़ा हो जाएगा, विश्व गुरु कहलाएगा। बिल्कुल शेखर, आपने सही कहा कि इस लूट और खाओ की जो नीति है, इससे जब हम बाहर निकल जाएंगे, ना सिर्फ हर एक वो बड़ा उद्यमी जो आज देश के बाहर है और वो कैसे अपने आप को बचा सके, इसकी वो जुगत लगा रहा है। अगर वो इसकी जुगत लगाता कि मैं देश के अंदर रहकर देश को सबसे पहले बनाऊं, तो जाहिर सी बात है वो खुद भी बनता और उसके साथ साथ ना सिर्फ वो बनता बल्कि उसके साथ साथ जुड़ा हर एक आदमी आर्थिक रूप से संपन्न भी होता। खैर शेखर, आपने जो एक बहुत बढ़िया जो उदाहरण यहां पर दिया है, जो तमाम ऐसे विधायक, ऐसे सांसद जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदर्श ग्राम योजना का मजाक बनाया, मजाक ही हम इसको कहेंगे, क्योंकि सब ने सिर्फ कागजों में लिखवाने के लिए अपने नाम लिखवा दिए कि हमने फला फला गांव को हमने गोद ले लिया है, लेकिन उसकी वास्तविक जो स्थिति है वो हम आज भी अगर जाकर देखें तो वो सिर्फ कागजों में ही रह गया है कि फला नेताजी ने ये गांव को गोद में लिया है। और उन गांव वालों से अगर हम जाकर आज भी पूछेंगे, इतने सालों बाद आज भी पूछेंगे, तो उनके मुंह पर यही जवाब आएगा कि नेताजी सिर्फ एक ही दिन आए थे या फिर वो उसी दिन आते हैं जब उन्हें वोट मांगना होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम वोट मांगने के लिए अपने तमाम चेले चपाटों के साथ में गांव के एक एक घर पर जाके वोट मांगते हैं, तो क्यों नहीं इस कोरोना महामारी के इस संकट के दौर में हम फिर से हर एक नेता और सांसद हर एक जने के घर पर जाए, उससे पूछे कि क्या आपको परेशानी है, और अगर आपको परेशानी है तो देखिए हमारी सरकार ने, हमने आपके लिए ये योजना हमने चालू की है, आप इसका लाभ उठाइए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक सिर्फ योजनाएं आती रहेंगी, योजनाएं जाती रहेंगी।
फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सब हमारे साथ में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, हर एक नेता, अधिकारी सब अपने अपने तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और अब इसमें सुप्रीम कोर्ट भी कूद चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सड़क पर कोई भी आदमी पैदल ना जाए। ये जितना उस आदमी की जिम्मेदारी है उतना ही सरकारों की, प्रशासनिक अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हर एक इंसान कोरोना महामारी के इस दौर में अपने समाज की, अपने देश की चाह रखता है, उसे वापस से उस बुलंदी पर पहुंचाना चाहता है जहां पर वो पहले था या जिसके हम सपने देखते थे। तो उसके लिए जरूरी है हर किसी का योगदान इसमें दिखना चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।